हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम सी यू सी टी 2020 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने 2021 वाले पेपर का डिस्कशन किया था जिसमें लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके टोटल जो क्वेश्चन, अगर आपने पेपर देखा होगा तो यहाँ पर आपके टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आए। तो 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। 41 में क्या है, आप देख सकते हैं कि 41 में मार्क्स द फॉल्स स्टेटमेंट, आपसे ऑप्शन जो पूछ रहा है, फॉल्स जो ऑप्शन है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, एवरी वेक्टर स्पेस है एट लीस्ट टू सब स्पेस। ओके, ये तो बिल्कुल राइट है कि कोई भी सब स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, वो कम से कम दो सब स्पेस तो रखता ही रखता है। ठीक है, बिल्कुल रखता है। द सम ऑफ एनी, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट जो है वेक्टर स्पेस के, वो वही इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं जाना इनमें, बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ये सही हो जाएंगे। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है वी एफ, ठीक है, उसके हम सब स्पेस के कोई दो सब स्पेस की बात करें, उनका सम सब स्पेस होता है वी एफ का। बिल्कुल राइट है। ठीक है, द यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज वेक्टर स्पेस ऑफ वी एफ, यानी कि कोई आपका वेक्टर स्पेस है वी एफ। ठीक है, वी एफ क्या है, आपका कोई वेक्टर स्पेस है और इसके कोई दो सब स्पेस है, मान के चलो वो है आपके W1 एंड W2। ठीक है, इनका यूनियन क्या होना चाहिए, सब स्पेस होगा। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें एक कंडीशन होती है कि ये सब स्पेस कब होता है, W1 यूनियन W2 सब स्पेस कब होता है, जब W1 कंटेंट इन W2 या W2 कंटेंट इन W1। ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो आपका क्या होता है, ये सब स्पेस होता है। कौन सा, W1 यूनियन W2। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, द लास्ट ऑप्शन क्या है, द सेट, सेट है जिसमें वेक्टर है एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, इज सब स्पेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर, यानी कि आपका कोई वेक्टर स्पेस है आर क्यूब जिसका फील्ड है रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसेट दिया हुआ है जो कि ये कह रहा है कि ये सब स्पेस होगा। ठीक है, तो ये सब स्पेस होगा क्योंकि सब स्पेस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। बिल्कुल, क्यों, इसमें आप चेक कर सकते हो सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो एडिशन रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर फुलफिल होंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो राइट है। ठीक है, बट ऑप्शन जो सी है वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इस वजह से हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस रीजन से, क्योंकि W1 यूनियन W2 सब स्पेस कब होता है, जब W1 कंटेंट इन W2 या W2 कंटेंट इन W1। ठीक है, इस रीजन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए कि इफ़ एस एंड टी एनी टू सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ देन एस नॉट इक्वल टू टी, यानी कि कोई वेक्टर स्पेस है आपका वी, ठीक है, जिसके दो सबसेट है एस और टी, दोनों की दोनों डिफरेंट है, दोनों सेट। दिस इम्प्लाइज लीनियर स्पेन ऑफ एस नॉट इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, एल एस का मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई आपने सेट लिया एस, उसका लीनियर स्पेन मतलब जनरेटिंग सेट। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि एल ऑफ टी का मतलब लीनियर स्पेन ऑफ टी, यानी कि कोई भी दो डिफरेंट आप सेट लीजिए,
किसी वेक्टर स्पेस वी के एस एंड टी कोई भी डिस्टिंक्ट सबसेट ले लीजिए, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो उनका जनरेटिंग सेट होगा वो तो इक्वल होना ही होना है, क्योंकि वो जनरेट कर देगा किसको, वी एफ को, ठीक है। भले ही दोनों के दोनों डिफरेंट हो, लेकिन उनका जो लीनियर स्पैनिंग सेट रहता है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि कोई आपका सेट है एल आई सेट, ठीक है, उसका सुपर सेट, ठीक है, एल आई सेट का सुपर सेट कैसा होगा, एल आई सेट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एल आई सेट का हमेशा किसी एल आई सेट का सुपर सेट एल आई हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई सेट एस एल आई लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको नोटबुक पर समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैंने कोई सेट लिया एस जो कि क्या एल आई है, जैसे मैंने इसमें वेक्टर ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये मेरा सेट है जो कि क्या है, एल आई सेट, ठीक है। अब मैं इसके सुपर सेट का एक सुपर सेट बनाता हूँ जिसको मैं मान लेता हूँ टी है, ठीक है, ठीक है। तो सुपर सेट है, तो सुपर सेट के अंदर जो एस होगा वो पूरी तरह से कंटेंट करेगा, तो हम इसको पूरी तरह से कंटेंट करा देते हैं, ये हमने कंटेंट करा दिया, ठीक है, कंटेंट करा दिया। चलो अब इसके अंदर एक मैं चौथा वेक्टर डाल देता हूँ, मान के चलो वो है मेरा 0,0,2, ठीक है। अब क्या ये जो टी है एस सबसेट है टी का, ठीक है, मतलब टी क्या है आपका सुपर सेट है, बट जो टी है क्या ये एल आई है, नॉट, दिस इज एल डी, सॉरी दिस इज एल डी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एल आई सेट है उसका सुपर सेट एल आई हो, ठीक है, वो एल डी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रीजन से हमारा जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। एवरी सेकंड थर्ड ऑप्शन है एवरी सबसेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, ठीक है, यानी कि कोई एल डी सेट लिया उसका प्रत्येक सबसेट क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, आइए चेक करते हैं। जैसे कि मैं एक बार इसको एक बार यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, कोई सेट लिया मैंने एस जो कि मैं एल डी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1 0 एंड 2 0 एंड 0 कोमा, ठीक है, ये सेट मेरा कैसा है, एल डी सेट है, ठीक है। अब मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ जिसमें मेरा वेक्टर है ये, ठीक है, क्या ये अपना कैसे सेट है, ये अपना एल आई सेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सेट आपका एल डी सेट हो तो उसका सबसेट सभी सबसेट कैसे होंगे एल डी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एल आई भी हो सकती है। लास्ट ऑप्शन बचा एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, राइट, क्योंकि आप एल डी सेट ले रहे हैं तो उसका अगर आप सुपर सेट बना रहे हैं, सुपर सेट बनाने का मतलब होता है उसके अंदर और एक्स्ट्रा आप एलिमेंट डाल दीजिए, ठीक है। एल डी तो ऑलरेडी है, एल डी होने का मतलब उसके मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एल डी बना रहे हैं उस सेट को, ठीक है। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा आप एलिमेंट्स डाल दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दीजिए, एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वेक्टर डाल दीजिए, ठीक है, तो वो भी आपका एल डी रहेगा, उससे उसका नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस रीजन से जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 43 पर आते हैं। 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर इज एल आई सेट, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सेट आपका कैसा होना चाहिए, एल आई सेट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो पहला ऑप्शन है जिसमें सेट के अंदर एलिमेंट्स है साइन एक्स कॉमा कोस एक्स कॉमा साइन 1 + x, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको, ऐसा है साइन एक्स कॉस एक्स साइन 1 + x, ठीक है। क्या ये एल आई होगा, एल आई होने का मतलब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट जनरेट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे वेक्टर को, ठीक है।
लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन वन प्लस एक्स का प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ, साइन वन एक्स साइन वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, यानी कि इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं कॉस वन एक्स कॉस वन से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन वन से। ठीक है, और फिर मैं इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरा ये वाला वेक्टर, ये वाला एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट आपका कैसा हुआ, एल डी हो गया। ठीक है, ये सेट कैसा हो गया, एल डी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है साइन स्क्वायर एक्स कॉमा कोस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो कोस टू एक्स है, ठीक है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू वन माइनस एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेट है उसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स है और वन है, यानी कि इस वेक्टर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके वन से ऐड कर देता हूँ तो मेरा कॉस टू एक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट में मेरा कैसा हो गया, एल डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स कॉमा साइन एक्स कॉमा कोस एक्स। अब इसको एल डी या एल आई चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं रोन्सकियन। ठीक है, इसका हम निकाल लेते हैं रोन्सकियन। तो रोन्सकियन अगर आपका जीरो आ जाएगा तो हम इसको साइड को कैसे क्या बोल देंगे, एल डी। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसको हम बोल देंगे एल आई। ठीक है, ओके। तो हम चेक करते हैं कि ये सेट कैसा, इसका रोन्सकियन जीरो आता है नॉन जीरो आता है। तो इसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्या है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव वन, इसका कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, इसका ज़ीरो, इसका साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ओके। अब इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं कोई पर्टिकुलर एक्स ले लेता हूँ, कोई जीरो ले लेता हूँ, तब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लीजिए मेरा जीरो जीरो वन। ठीक है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस वन। ठीक है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जीरो, क्योंकि क्या से डिटर्मिनेंट जीरो है, रोन्सकियन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा सेट हो गया, एल डी सेट हो गया। ठीक है, तो एल डी सेट हो गया, तो ये हमारा एल डी नहीं है, ये हमारा एल आई नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा जो कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एल आई हो जाएगा। ठीक है, ये 43 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 में क्या है कि यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला ऑप्शन है एवरी वेक्टर स्पेस हैज यूनिक बेसिस। क्या ऐसा सही है, बिल्कुल सही नहीं। कोई भी वेक्टर स्पेस हो यूनिक बेसिस नहीं रखता, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी बेसिस रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। एनी बेसिस ऑफ आर क्यूब कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ आर फोर। क्या ये ज़रूरी है, क्या ये सही है, नहीं। कोई आर क्यूब का बेसिस लीजिए, मान के चलो हमारा आर क्यूब का बेसिस है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आर क्यूब का बेसिस है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो बेसिस है इसमें तो थ्री टपल के वेक्टर हैं। क्या थ्री टपल के वेक्टर आर फोर के वेक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कह रहा है कि एनी बेसिस ऑफ आर क्यूब ओवर आर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ आर फोर। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये थ्री टपल के हैं, लेकिन आर फोर में क्या फोर टपल होनी चाहिए ना, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी सेट ऑफ n प्लस वन वैक्टर्स इन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एल आई सेट। ठीक है, यानी कि कोई आपका वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशनल, का मतलब उसमें उसकी जो डायमेंशन है वो एन है, मतलब बेसिस की कार्डिनलिटी क्या है, एन है। ठीक है, तो एवरी सेट ऑफ एन प्लस वन वैक्टर्स, ठीक है,
इन ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज Li सेट। क्या ऐसा, क्या ये सही है? क्योंकि n तक हम रखें तो हो सकता है वो आपका Li बन जाए, लेकिन जैसे हम n+1 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो n डायमेंशनल का है, ठीक है। तो Li होने के लिए, तो उसके लिए Li होने के लिए उसके अंदर जो वेक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर्स की कार्डिनलिटी होनी चाहिए, वो n ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेक्टर स्पेस आपका n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब अगर हम कोई सेट बनाएं और उसको हमको Li बोल रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एट मोस्ट कितने वेक्टर होने चाहिए? n वेक्टर होने चाहिए। n+1 हो जाते हैं तो वो आपका LD बन जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं n नहीं बोल रहा, अगर एट मोस्ट अगर n वेक्टर हैं, एट मोस्ट एट लिस्ट n से कम होंगे तब भी वो Li बन सकता है, ठीक है। बट अगर n है और मतलब n+1 है तो वो आपके n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का Li सेट नहीं होगा, ठीक है, कि वो फिर आपका LD सेट बन जाएगा, ओके। तो ये आपका ऑप्शन सी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा कि एवरी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज अ बेस, ठीक है। यानी कि कोई आपका वेक्टर स्पेस है n डायमेंशनल का और उसके अंदर n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बेसिस होगा, ठीक है। यानी कि Li तो वो हो है ही, इसमें लिख रहा है कि वो बेसिस होने के लिए क्या होता है, वो वेक्टर आपका Li होना चाहिए, ठीक है, ओके। और दूसरी बात कि वो आपके वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो Li तो है, इस ऑप्शन में बोला कि वो Li है, और साथ में वो n वेक्टर्स रख रहा है, ठीक है, n वेक्टर्स Li वेक्टर्स है, तो ऑब्वियसली वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है और साथ में इसके बेसिस भी दिए हुए हैं, ठीक है, 1,0 एंड 0,1। द बेसिस ऑफ R2 देन द मैट्रिक्स ऑफ T विद रेस्पेक्ट टू B इज 1, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, आइए पहले नोटबुक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y प्लस 2x प्लस y, ठीक है, 2x प्लस y, ओके। और ये जो आपका बेसिस वो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई, बेसिस क्या हुआ है, बेसिस में 1,0 एंड 0,1, ठीक है। तो पहले हम रखता हूँ 1,0, तो ये आपका आ जाएगा 5 एंड 1, 5 एंड 2, ठीक है। फिर रखता हूँ 0,1, तो ये आ जाएगा 2 एंड 1, ओके। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा टी, तो वो क्या बनेगा, जो ये वेक्टर्स हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस बेसिस से जनरेट कर सकता हूँ मैं, और ये हमारा ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो स्केलर आए हैं इसको आप कॉलम वाइज लग दीजिए, तो ये आपका कहीं बन जाए, क्या बन जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आप देखेंगे कि जो मेरा आंसर आया है वहाँ पे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, ठीक है। मैट्रिक्स आई है जिसकी एंट्री 5 - 2 2 1, ठीक है। ऑप्शन से देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं कर, 5 - 2 2 1 नहीं आ रहा किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्क्स ऑफ ऑल मिलेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से 45 तक बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ठीक है, और ये वेक्टर स्पेस है यू एफ और दूसरा वेक्टर स्पेस है वी एफ, ठीक है, वी एफ यू एफ टू वी एफ डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे देन पूछा है, ये थोड़ा एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्या, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है।
तो क्या होता है, जो नल स्पेस होता है ना, हम उसको दूसरी भाषा में कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं। ठीक है, कर्नल स्पेस, कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी, दोनों सेम नेम है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है। दूसरे बी को छोड़ देते हैं, एक बार सी पर आ जाइए। एक बार सी में लिखा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। क्यों? कि रेंज स्पेस की डायमेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टी की रैंक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन। नलिटी ऑफ टी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, यानी कर्नल जो है क्या है, नल स्पेस ऑफ टी है, और कर्नल की कार्डिनलिटी या कर्नल की डायमेंशन हम बोल देते हैं, मतलब नल स्पेस की जो डायमेंशन बोल देते हैं उसका हम बोलते हैं नलिटी ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारा नलिटी ऑफ टी है, तो ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। तो ये रॉन्ग हो गया, लास्ट वाला गलत है, इस वजह से गलत स्टेटमेंट, इस वजह से क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इस वजह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे दिया हुआ है, और यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है 1,0,0 पर, 0,1,0 पर वैल्यू दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड 0,0,1 पर भी वैल्यू दी गई है। फिर हमसे यहाँ पूछा गया है वैल्यू ऑफ टी ऑफ -3,4,2 इज। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम नोट कर लेते हैं, पहली वैल्यू क्या है, 1,0,0 पर है 2,-1। ठीक है, चलो 2,-1, फिर है 0,1,0, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 3,1। ठीक है, फिर है 0,0,1, यहाँ पर वैल्यू दी गई है -1,2। ठीक है, -1,2। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए टी ऑफ -3,4,2, -3,4,2, ये हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, हम मान के चलते हैं कि x, y, z जनरेट हो रहा है आपके 1,0,0 प्लस 0,1,0 प्लस c 0,0,1। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा x, b हो जाएगा y, एंड c हो जाएगा z। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा कि x, y, z इज इक्वल टू x, 1,0,0, b की वैल्यू 0,1,0, एंड z की वैल्यू, c की वैल्यू रख देंगे 0,0,1। ठीक है, अब दोनों तरफ आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, x, y, z। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो x तो एक स्केलर है, फिर ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बाहर आ जाएगा, फिर ये आपका बन जाएगा इस तरह से y इंटू टी ऑफ 0,1,0 प्लस जेड टी ऑफ 0,0,1। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां से हम इस वैल्यू को रख देते हैं। क्या वैल्यू है आपकी, 2,-1। चलिए 2,-1, इसकी वैल्यू क्या है 3,1। चलो 3,1 यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू है -1,2, -1,2। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई जेड क्या दे रखे हैं, -3,4,2, तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स की वैल्यू -3, 4 एंड 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -3, तो 2,-1, वाई की वैल्यू 4, 3,1, जेड की वैल्यू 2, -1,2। अब बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6 + 12 -2,
ये जाएगा 3 प्लस का 4 और प्लस का 4, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 12, सॉरी ये आपका -2 देगा। ठीक है, -6 प्लस 12 -2। ठीक है, ओके। तो ये जाएगा 6, 6 -2, 6 -2 4। ठीक है, और 4 और 4 8 और 3 11। ठीक है, तो 4, 11 ऑप्शन से मैच करते हैं। 4, 11 मैच हो रहा है, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है। ए की और ए का ऑर्डर है 7x5, बी का ऑर्डर है 5x7। ठीक है, ए की रैंक है 3 और बी की रैंक है 5। यहाँ हमसे पूछा गया रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, एक इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी, मैं नोट कर देता हूँ। इनइक्वालिटी है रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, और ये होता है इस तरह से मॉड ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 3, और रैंक ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। ठीक है, तो 3 और 5 में मिनिमम कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे 3 + 5। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, ए का ऑर्डर क्या है, पहले ए का ऑर्डर देखिए। ए का ऑर्डर है 7x5 और बी का ऑर्डर है 5x7। ठीक है, तो इनका जो मिडिल जो पार्ट होता है मतलब ये 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर एन हो गया। ठीक है, तो एन कितना होगा 5, तो यहाँ पर कितना गया 3 लेस देन रैंक ऑफ ये ए इंटू बी होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा रैंक ऑफ ए इंटू बी लेस देन 3, रैंक ऑफ ए इंटू बी लेस देन 3। तो एग्जैक्टली रैंक ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर पे जाएंगे तो आज ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 48 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। ठीक है, ओके, यहाँ पर रैंक निकालनी है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले तो ये देख ली क्या ये ऑड ऑर्डर की है, नहीं ऑड ऑर्डर की तो नहीं है भाई, तो 4 ऑर्डर की है बस। ठीक है, इवन ऑर्डर की है। तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे, तो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपकी जो एक भी रोज आपकी नॉन जीरो रोज नहीं बनेंगे। ठीक है, आप इसको खुद चेक करना एक बार इस वाले को। ठीक है, इस 4x4 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आप ऑर्डर रैंक निकालने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑपरेशन आप जानती हैं कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे कोई सी भी एक भी रोज आपकी जीरो रोज नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके कोई भी एलिमेंट जीरो मतलब सभी एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से रैंक जो आएगी वो 4 आएगी। या फिर दूसरा आप तरीका क्या कर सकते हैं, आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो आप रैंक 4 भी बोल सकते हैं वहाँ से भी। तो डिटर्मिनेंट निकालने से अच्छा आप इसके रो ऑपरेशन लगाइए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल देंगे कि इसकी रैंक 4 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ 3 इक्वेशन दी गई है, 3 इक्वेशन दी गई है, 3 अननोन्स है एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 अननोन्स है एक्स वाई जेड। ओके, पहले इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6x, 3x प्लस 6y प्लस जेड इक्वल टू 0। और चौथी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है अल्फा एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि जो ये सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं रख रहा इफ अल्फा इक्वल टू, यानी कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मेथड होता है उससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 1 1। ठीक है, ये आपका कैसा इक्वेशन सिस्टम पहले देख लेते हैं, होमोजीनियस है, ये आपका होमोजीनियस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 3x प्लस 6y
प्लस जेड। ओके, यानी कि 3 6 1, ये आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन अल्फा 2 1, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है तो एल एक्स वाई जेड जो हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पर मैट्रिक्स बना देंगे। अल्फा टू वन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाने के लिए पहला ऑपरेशन क्या लगाऊंगा कि यहाँ 3 को मैं 0 करूँगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से माइनस कर दूंगा। 1 1 1 0, ये आपका 0 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 3, ये 1 माइनस 3 यानी कि -2, ये 0 बनेगा। फिर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। इसको अल्फा से, यानी 2 माइनस अल्फा, इसको अल्फा से यानी कि 1 माइनस अल्फा, और ये आपका 0 दे देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लास्ट वाली रो को 0 बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आपका दे रहा है 1 1 1 0। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किए हैं। ये आपका क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर गलती की है। 2 माइनस अल्फा नहीं आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड रो में से फर्स्ट रो को हटा रहे हैं ना, तो ये तो अल्फा दे देगा अल्फा से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नहीं, 2 माइनस अल्फा ही आएगा। अगर मैं इसको अल्फा से, इसको 3 से किया तो 0, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 3 -2 0, ठीक है। इसको अल्फा से यानी कि 0 हो जाएगा, इसको अल्फा से 2 माइनस अल्फा ही आएगा, ठीक है, सही था। 1 माइनस अल्फा आ जाएगा तो ये 0 दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है वैसे, क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार। क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपसे पूछ रहा है कि डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ये आपकी जो लास्ट वाली रो है, ठीक है, लास्ट वाली रो 0 नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, तो अगर लास्ट वाली, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं एक बार। 0 3 -2 0, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बनाता हूँ, ठीक है। इसको 0 कैसे बनाऊंगा, इस 2 माइनस अल्फा को 0 कैसे बनाना है, ऐसा करते हैं। 2 माइनस अल्फा, ठीक है, 2 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, ठीक है। 2 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर लेते 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते 2 माइनस अल्फा से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, चलो ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 माइनस अल्फा से, और माइनस करने पर ये 0 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने थर्ड रो है उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और जो सेकंड रो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस अल्फा से, और माइनस कर रहा हूँ यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 माइनस अल्फा इज इक्वल, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 4 माइनस 2 अल्फा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा, ठीक है। यानी कि इतना आएगा 7 माइनस 5 अल्फा, और ये 0 दे देगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, इसका मतलब जो ए की रैंक है और बी की रैंक है, मतलब आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक है, वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन से लेस होगी, ठीक है, रैंक। ये दोनों इक्वल तो होंगी, बट ये नंबर ऑफ अननोन से लेस होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है, यानी कि ए की रैंक जो भी 3 से लेस होगी। 3 से लेस होने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 0 होनी चाहिए। तो 7 माइनस 5 एल्फा को 0 बनाने के लिए मुझे एल्फा की वैल्यू 7/5 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एल्फा अगर 7/5 है तो ए की रैंक हो जाती है 2, ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स की भी रैंक हो जाती है 2, जो कि नंबर ऑफ अननोन से, तो ये आपको कैसा दे देता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, जो कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 था। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, इजी इजी नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सिस्टम दे रखा है एक्स इज इक्वल टू बी of a linear equation in n unknowns. If determinant of a is equal to 0, then the system is consistent and will have infinitely many solution. ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर एक सिस्टम दे रखा है और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर, वैसे एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रिजल्ट होता है, मैं रिजल्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन होगा। एक रिजल्ट होता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स की रैंक, ए की रैंक लेस देन इक्वल टू एन माइनस टू है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो एडजॉइंट जो ए होता है वो आपका कैसा हो जाएगा, ज़ीरो होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ज़ीरो होता है। ठीक है, बट यहाँ क्लियरली यहाँ तो पता तो है कि ये ए की जो रैंक है लेस एन से होगी, बट ये नहीं पता कि एन माइनस टू होगी, टू से लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से यहाँ पर मार्क्स टू और फॉल मिलना चाहिए था। ठीक है, और वैसे इसका देखें तो आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही देखने से हो जाता है, इजी क्वेश्चन है ये बहुत ही। द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, तो जीरो होती है प्योरली, में उसने बहुत अपने रिजल्ट पढ़ा होगा काफ़ी बार। ठीक है, ओके, एक सेकंड के अंदर हो गया क्वेश्चन, देखिए। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आर। ठीक है, यहाँ पर आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है और आइगन वैल्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन जनरल बच्चे क्या करेंगे, अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में बनाएंगे और यहाँ पर आइगन वैल्यूज निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट वो हो जाएगा आपको लॉन्ग मेथड, कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा वो क्वेश्चन, वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप खुद ही एक ऑप्शन में दिया गया है कि ये आपकी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी आइगन वैल्यूज होंगी। तो क्या करना है, पढ़ा है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी इसका जो ट्रेस निकालिए वो ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में जो आइगन वैल्यूज दे के वो 9 दे रहा है। ठीक है, 7 1 8 9। ठीक है, ये दे रहा है, बाकी सारे 9 नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से होना था, थोड़ा शॉर्टकट था ये क्वेश्चन करने का। ठीक है, नहीं तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कर दे तो ये बहुत टाइम ले लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई है ये। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस रेस्पेक्टली, यानी कि पहली वैल्यूज आपकी ट्रेस ऑफ ए होगी और सेकंड वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ पर छांटना है कि कौन सा ट्रेस होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या होता है कि x³ माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू x² प्लस यहाँ पर क्या आता है C11 प्लस C22 प्लस C33। ठीक है, इंटू एक्स। C11 क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, C22 C33 कोफैक्टर है, यानी कि आप क्या कर, इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा माइनस 8। ठीक है, माइनस लैम्बडा प्लस 10 लैम्बडा माइनस 8 ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैच करेंगे ऑप्शन से, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए हो गया 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 8, तो 1 8 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन से मैच करते हैं, 1 8 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 54 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर 1 2 -3 देन ए इनवर्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए इनवर्स बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यूज है 1 2 -3, यानी कि हमारा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ये 1 है, λ1 इक्वल टू 1, λ2 इक्वल टू 2 एंड -3, 2 λ3 इक्वल टू -3, यानी कि ये क्या बन जाएगा x -1 x -2 और x + 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आपका बन जाएगा x² 2x -x + 2, ठीक है। तो ये प्लस x + 3 इक्वल टू 0, ये हो गया x² - 3x + 2 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। ओके, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये x³ - 3x² + 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² - 9x + 6 इक्वल टू 0, यानी कि क्या बन गया x³ माइनस 3x² + 3x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस का -2x है, तो ये आपका हो जाएगा 7x + 6 इक्वल टू 0, यानी कि, और ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ओके, ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गई। ये क्या हुआ, ये मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होती है, यानी कि a³ - 7a + 6i इक्वल टू 0। इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 7i, हो जाएगा 7i, ठीक है, प्लस 6a इनवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि a इनवर्स 6a इनवर्स इज इक्वल टू 7i माइनस का a², यानी कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 7i - a²। ऑप्शन से मैच कीजिए, ऑप्शन क्या है 1/6 7i - a², ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये टोटल 15 क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा के CUCT 2020 क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके बाद जो 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें भी लीनियर अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने कंप्लीटली सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए गया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, वो आप पर नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।